नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस उपलब्धि पर भारत की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के कोविड टीकाकरण अभियान को अद्वितीय बनाने में योगदान करने वालों पर उन्हें गर्व है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री के सफल कोविड प्रबंधन को दिया। कल से शुरू हो रहे संसद के वर्षाकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 16वीं वार्ता चुशुल मोल्दो में जारी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा, इस वर्ष वायुसेना दिवस परेड चंडीगढ़ में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सम्मेलन स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। पीवी सिंधु ने चीन की वांग ची ई को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता जीती और मैनचेस्टर में आज तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत इंग्लैंड के साथ खेलेगा। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर सभी भारतीयों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के टीकाकरण अभियान को सफलतम बनाने में योगदान करने वालों पर गर्व है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान, टीकों के उत्पादन और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के विशाल नेटवर्क से ये सफलता प्राप्त की गई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल कोविड प्रबंधन देश में सफल कोविड टीकाकरण अभियान का मुख्य कारक है। आज इंडिया एक इकलौता कंट्री है जिसमें 98% 18 एबव पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो गया हो, 90% सेकंड डोज एडमिनिस्टर हो गया हो। वो छोटी बात नहीं है। तो इस तरह से एक व्यापक अभियान के तौर पे हमने कार्यक्रम दिया, पब्लिक अवेयरनेस के साथ, और घर में जाके दस्तक लगा के उसको टीका दिया। उसके बाद हर घर दस्तक 2 चलाया और टीका दिया। और वर्तमान समय में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज 18 एबव सभी को लगाया जा रहा है। हर घर दस्तक अभियान के महत्व को उजागर करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि 97% जनसंख्या को कोविड रोधी टीके की दूसरी खुराक दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जोर दिया कि कोविड टीकाकरण बच्चों की प्रतिरक्षा के लिए अनिवार्य है। बच्चों को टीका लगना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जून महीने से नया सेशन चालू हो चुका है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में वो इम्यूनाइज हो, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए 12 to 15 to 18 सभी बच्चों को हमारे वैक्सीनेटर स्कूल में जाते हैं, बच्चों को लगाते हैं, कैंप आयोजित करते हैं और उसको अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। आज 82% फर्स्ट डोज लग चुका है और 12 एबव को 80% लग चुका है फर्स्ट डोज। भारत में 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने 200 करोड़ कोविड रोधी टीकाकरण की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है। गृह मंत्री ने देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से जुड़े कर्मचारियों और टीकाकरण अभियान से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद और बधाई दी।
विजनरी लीडरशिप, दूरदृष्टि, दूरदर्शिता और उनके द्वारा जिस तरीके से ये जो कोरोना का संक्रमण था, इसको हैंड्स ऑन लेने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, उसका ये प्रमाण है। और आज हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उनके सफल नेतृत्व में आज 130 करोड़ देशवासी स्वास्थ्य कवच पहन करके वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश ने आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से आजीविका की रक्षा करते हुए रिकॉर्ड गति से इस लक्ष्य को हासिल किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। आज 200 करोड़ का एक माइलस्टोन देश ने पार किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने बड़े स्तर पर देश में वैक्सीन लगने, और वो भी वो वैक्सीन जिसके लिए हम आत्मनिर्भर हैं। इन वैक्सीन के द्वारा घर घर में सारा देश मिलकर वैक्सीन को पहुंचाने में सक्षम हुआ है। और आज जो 200 करोड़ का आंकड़ा जब पार किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कोविड की लड़ाई में पूरी तरह से जन भागीदारी रही है, और हम अपने आप को इंश्योर कर रहे हैं कि ये वायरस हम पे प्रकोप ना करे, हम इससे बचे रहें, हमारी जान बचे, हमारे स्कूल चलते रहें, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहे, और इस लड़ाई में अपना देश सबसे आगे खड़ा होकर इस वायरस को हराए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 200 करोड़ टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई दी है। संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के प्रयासों और समर्पण को दर्शाती है। 200 करोड़ टीकाकरण पूरा होने पर देश भर से लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। हमने आम लोगों से बात की, लोगों ने सरकार को बधाई दी और अपना आभार व्यक्त किया। मेरा नाम डॉक्टर अमित सक्सेना और हम लखनऊ से हैं। बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने आज के दिन 200 करोड़ जो टीकाकरण का एक लक्ष्य पूरा किया है। सबसे ज्यादा हर्ष की बात यह है, इतने बड़े आंकड़े को इतने कम समय में पार करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी अपने सरकार की भी। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने कोविड को नियंत्रण किया। बड़े गर्व का विषय है कि हम लोग विश्व में अपना पूरा इस प्रकार से एक परचम लहरा पाए हैं। मेरा नाम शहजाद है। भारत सरकार ने आज 200 करोड़ का वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। दूसरे देशों की तुलना में भारत सरकार ने ये काम बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया है, क्योंकि सरकार कोरोना के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिसोदिया है और मैं ईस्ट दिल्ली से बोल रहा हूँ। बहुत हर्ष की बात है कि देश ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो ये देश के लिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो इस मुहिम की जो सक्सेस है, उसको लेकर मैं मोदी सरकार, भारत सरकार का आभारी हूँ और बधाई देता हूँ। संसद के वर्षाकालीन सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बैठक में भाग लिया। संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सभी राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए ये बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 35 राजनीतिक दलों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। 36 parties attended and almost 36 leaders, they put forth their views, and I am thankful to them for having accepted our invitation and participated, and they have given their suggestions also, and they have demanded for some of the issues to be discussed. The government, under the leadership of the entire meeting went on in the leadership of Shri Rajnath Singh Ji. Rajnath Singh Ji and myself, we have amply clarified that under the rules and the procedure, for whichever the speaker and chairman gives the permission, government is ready to discuss the any issue. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी आज ऊपरी सदन में विभिन्न दलों के सदन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद का सत्र कल से शुरू हो रहा है और ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को किया जाएगा। सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश किए जाने की संभावना है, जिसमें परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक और प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2022 शामिल हैं। वहीं मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा महंगाई, अग्निपथ योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के उठाए जाने की संभावना है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। नई दिल्ली में कल पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय किया गया। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने श्री धनखड़ के नाम की घोषणा की। सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया, लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगा। जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा में 16 और राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश सहित 5 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में भाजपा को जाने अभियान के अंतर्गत नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। नेपाली माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रचंड भाजपा के आमंत्रण पर 3 दिन की यात्रा पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भाजपा को जाने संपर्क कार्यक्रम के तहत विदेश के प्रमुख व्यक्तियों से मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना जारी है। 6 जुलाई को पहले चरण के मतदान में 44 जिलों के 133 नगर निकायों में मतदान हुआ था। ताजा रुझानों के अनुसार 11 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी 5 और कांग्रेस 4 पर बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी सिंगरौली सीट पर आगे है। भाजपा के योगेश ताम्रकर सतना में 24,000 से अधिक मतों से विजयी हुए हैं। नगर परिषद में भाजपा 27 और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरे चरण की मतगणना 20 जुलाई को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस उपलब्धि पर भारत की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के कोविड टीकाकरण अभियान को अद्वितीय बनाने में योगदान करने वालों पर उन्हें गर्व है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री के सफल कोविड प्रबंधन को दिया। कल से शुरू हो रहे संसद के वर्षाकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 16वीं वार्ता चुशुल मोल्दो में जारी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा, इस वर्ष वायुसेना दिवस परेड चंडीगढ़ में आयोजित होगी।
प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सम्मेलन स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। पीवी सिंधु ने चीन के वांग ची ई को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता जीती। और मैनचेस्टर में आज तीसरे तथा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत इंग्लैंड के साथ खेलेगा। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर के वार्ता का 16वां दौर आज सवेरे शुरू हुआ। दोनों देशों के सैन्य कमांडर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर चुशूल मोल्दो में बैठक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज की बैठक में मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों से सेना हटाए जाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता भारतीय सैन्य शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये वार्ता इंडोनेशिया के बाली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक के बाद हो रही है। दोनों पक्षों के बीच मार्च में हुई 15वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि इस वर्ष की वायुसेना दिवस परेड चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में वायुसेना प्रमुख ने आज कहा कि प्रधानमंत्री के विचार और देश के युवाओं को भारतीय वायुसेना की ताकत दिखाने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि वायुसेना की परेड प्रत्येक वर्ष नए स्थान पर होगी। वर्ष 2006 से वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर मनाया जाता रहा है। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार विमानों की गतिविधियों पर वायुसेना लगातार नजर रखती है और जब भी चीन के विमान वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक निकट आते हैं तो वायुसेना उचित कदम उठाती है। We have increased the mobile observation posts along the borders and we get a lot of inputs from the army and other agencies who are also deployed there. So the movements and the air activity across the LAC is being continuously monitored by all of us. Whenever we find that the Chinese aircraft or the RPS are coming a little too close to the LAC, we take appropriate measures by scrambling our fighters or putting our systems on higher alert. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन की बैठक स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन नई दिल्ली के डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण भी करेंगे। रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन हासिल करना आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। संगोष्ठी के दूसरे दिन सरकार के विजन सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। सिंधु ने महिला सिंगल्स फाइनल में आज चीन की वांग ची ई को पराजित किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पीवी सिंधु की शानदार उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। श्री ठाकुर ने ट्वीट में कहा कि पीवी सिंधु ने 2022 में ये तीसरा बड़ा खिताब जीता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन खिताब जीतने पर बधाई दी है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। 16 वर्षीय खिलाड़ी ने 9 दौर के मुकाबलों में 8 अंक हासिल किए, जबकि अलेक्जेंडर प्रेदके 7.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। प्रज्ञानानंद 28 जुलाई से चेन्नई में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे।
भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 322 सदस्यीय दल की घोषणा कर दी है। अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुरली श्रीशंकर पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। पुरुषों की लंबी कूद का फाइनल आज होगा, जबकि एमपी जाबिर पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ के क्वालिफाइंग राउंड में उतरेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह सीएम को याद कर रहे हैं, जिनकी 17 जुलाई 1835 को मृत्यु हुई थी। खासी क्षेत्र पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ अपनी रणनीति, वीरता और नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध यू तिरोत सिंह उग्र नेताओं में से एक थे। ये युद्ध 1823 से 1833 तक लड़ा गया था। उनकी पुण्यतिथि हर साल मेघालय में राजकीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। तिरोत सिंह ने युद्ध की घोषणा की और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन और तिरोत सिंह एक समझौते पर पहुंचे, जिसके अनुसार दुआर कहे जाने वाले दर्रे पर तिरोत सिंह का कब्जा हुआ। लेकिन राजा बलराम सिंह ने दुआर पर तिरोत सिंह के दावे को नामंजूर किया और अपने दावे को स्थापित करने के लिए अपनी सशस्त्र सेना के साथ आगे बढ़े। जब खबर आई कि अंग्रेज असम में सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं, तो तिरोत सिंह ने फिर से दरबार बुलाया और अंग्रेजों के लिए नोंगखला को खाली करने का आदेश पारित किया गया। अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खासियों ने नोंगखला में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। एंग्लो खासी युद्ध में खासी वीरों के पास गोला बारूद की कमी थी और उनके पास सिर्फ तलवारें, ढाल, धनुष और तीर थे। इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया, जो लगभग 4 वर्षों तक चला। तिरोत सिंह को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, इसलिए उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा। आखिरकार उन्हें जनवरी 1833 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ढाका जेल भेज दिया। 17 जुलाई 1835 को यू तिरोत सिंह सीएम का निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार देश के इस वीर सपूत को नमन करता है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी वीर हस्साराम पमनानी को भी याद कर रहे हैं। हस्साराम पमनानी की मृत्यु 17 जुलाई 1940 को हुई थी। 10 अप्रैल 1889 को सिंध के रोहरी में जन्मे पमनानी ने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।
1937 में पमनानी सिंध विधानसभा के लिए चुने गए। जब क्षेत्र में सांप्रदायिक भावनाएं भड़कीं, तो पमनानी ने घटनाक्रम के पीछे की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उपद्रवियों का दंगे शुरू करने का प्रयास नाकाम हुआ और उन्होंने वीर हस्साराम पमनानी को 17 जुलाई 1940 को गोली मार दी। आकाशवाणी समाचार इस महान शहीद को नमन करता है। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी किशोर येसव को भी आज याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 17 जुलाई 1930 को हुई थी। महाराष्ट्र के पालघर के निवासी किशोर गुजरात के धरसाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। सत्याग्रहियों पर पुलिस के लाठीचार्ज में वे घायल हो गए थे। पुलिस ने किशोर को प्राथमिक उपचार देने की बजाय गिरफ्तार कर लिया और आर्थर रोड जेल में डाल दिया। वो लगभग 15 दिन जेल में बंद रहे और उसके बाद गंभीर स्थिति में जे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके 2 दिन बाद 17 जुलाई 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान सत्याग्रही को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता कार्यकर्ता गुरिया को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। गुर्रिया को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को समर्थन देने और उकसाने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सश्रम 14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 17 जुलाई 1859 को अंडमान की सेलुलर जेल के कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी देश के इस वीर सपूत को सलाम करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब मौसम। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में हल्की वर्षा जबकि मुंबई और चेन्नई में मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार बारिश हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, गंगटोक, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह फिर शुरू हो गई। 1,72,882 श्रद्धालु कल शाम तक श्री अमरनाथ जी गुफा में हिम शिवलिंगम के दर्शन कर चुके थे। केरल में आज से रामायण मासम शुरू हो रहा है। ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह कर्कीडकम की शुरुआत का प्रतीक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस उपलब्धि पर भारत की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के कोविड टीकाकरण अभियान को अद्वितीय बनाने में योगदान करने वालों पर उन्हें गर्व है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री के सफल कोविड प्रबंधन को दिया। कल से शुरू हो रहे संसद के वर्षाकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 16वीं वार्ता चुशुल मोल मोल्दो में जारी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा, इस वर्ष वायुसेना दिवस परेड चंडीगढ़ में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सम्मेलन स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। पीवी सिंधु ने चीन की वांग ची ई को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता जीती।
और मैनचेस्टर में आज तीसरी तथा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।